हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह। और आज का जो टॉपिक है यानी कि आज हम किसकी तैयारी करें, KVS लाइब्रेरी की। साइको का मैंने यानी कि जितना भी TGT का सिलेबस था साइकोलॉजी का, वो मैंने कल ख़त्म कर दिया है। इसलिए आपको कल आपकी लाइब्रेरी की वीडियो नहीं मिली थी, क्योंकि उनका पेपर शुरू हो रहा है 12 से, यानी कि 12, 13, 14 TGT के पेपर शुरू हो रहे हैं। फिर उसके बाद PGT है, फिर PRT है, और लास्ट में हमारा लाइब्रेरी का है। तो इन तीन में साइको आनी थी, तो साइको की मैं तैयारी करा ही रहा था, तो इस वजह से आपको कल की वीडियो नहीं मिली है। कल उनको सारा कंप्लीट कर दिया है उनका कोर्स। आज हमारा आज है 11 तारीख। 11 तारीख मतलब 6 तारीख, 28 तारीख से पहले आपको सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका भी टॉपिक पूरे सारे कवर से हो चुके हैं, यानी कि आज हमारा 5वां टॉपिक है। और 5वें टॉपिक में क्या है भाई, रिपोर्टिंग पढ़ ली थी, अब है सिस्टम एनालाइजिंग एंड डिज़ाइन। सिस्टम एनालाइज एंड डिज़ाइन की बात क्यों आ गई है, किस में, लाइब्रेरी में, कोई बता सकता है? देखिए, सिस्टम डिज़ाइन, एनालाइज एंड डिज़ाइनिंग, आपने एक चीज़ का नाम सुना होगा, वो है कंप्यूटर। ठीक है, और कंप्यूटर का जब बात आती है, देखिए COMPUTER, कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर की बात सुनी होगी, और कंप्यूटर की बात सुनने के बाद लाइब्रेरी की बात सुनी। और लाइब्रेरी में क्या कहा गया है, लाइब्रेरी में मैनेजमेंट में ये कहा गया है कि लाइब्रेरी एज ए सिस्टम। ठीक है, लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी एक तरह का सिस्टम है। आपको मैंने जब मैनेजमेंट वाली चीज़ें पढ़ाई थी तब कहा था लेट अस द अंडरस्टैंडिंग द, क्या एक चैप्टर है मैनेजमेंट का, एम 4M वाले सेक्शन में आपको मैंने बताया था लाइब्रेरी एज ए सिस्टम। बिकॉज क्योंकि क्यों है इसका, क्योंकि वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशलिस्ट, एजुकेशन, ह्यूमन बीइंग, बायोलॉजिकल, इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई है, यानी कि एक पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज करती है लाइब्रेरी। आप लाइब्रेरी में जाते हो भाई, कहीं ना कहीं वो सोशलिस्ट भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, इन सब से जुड़ी हुई है। और दूसरा फिर क्या है, ह्यूमन, ह्यूमन से जुड़ी हुई है। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक सिस्टम के तौर पर चल रहे हैं। तो इसलिए लाइब्रेरी एज ए सिस्टम के तौर पर काम होता है। तो चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। पहला टॉपिक क्या है इसमें, पहला टॉपिक है लाइब्रेरी एज ए सिस्टम। ठीक है, तो क्या कह रहा है, लाइब्रेरी एज ए सिस्टम। क्यों लाइब्रेरी एज ए सिस्टम है, लाइब्रेरी एज ए सिस्टम बिकॉज लाइब्रेरी इज़ द पार्ट ऑफ मैनी स्ट्रक्चर, या मैनी, लाइब्रेरी जो है बहुत सारे संस्थानों से, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी है। और उन चीज़ों में कौन कौन से, राजनीतिक चीज़ें भी हैं, आर्थिक चीज़ें भी हैं, यानी कि सिस्टम क्या है, मैनी सिस्टम जो है, बहुत सारे वेरी सिस्टम है, उनसे मिलकर लाइब्रेरी बनी है। लाइब्रेरी को लाइब्रेरी एज ए सिस्टम इस लिए कहा जाता है क्योंकि लाइब्रेरी बहुत सारे सिस्टम से मिलकर बनी है। और उसमें कौन कौन से सिस्टम आते हैं, आपका पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम, सोशल सिस्टम, एजुकेशन,
सिस्टम, ETC। ये सारे सिस्टम जो है मिलकर क्या बनाते हैं, लाइब्रेरी एज ए सिस्टम का पार्ट बनते हैं। समझ में आ गया। लाइब्रेरी जो है, कभी भी आप ये मत कह देना कि लाइब्रेरी एक अकेला सिस्टम है, लाइब्रेरी एक अकेली चीज़ है। लाइब्रेरी बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनती है, तब एक लाइब्रेरी बनती है। यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम भी होना चाहिए उसके पास, इकोनॉमिक भी होना चाहिए, सोशलिस्ट भी होना चाहिए, एजुकेशन भी होना चाहिए, और ह्यूमन बीइंग तो होना ही चाहिए, यानी कि मानव तो होना ही चाहिए। सब सिस्टम में कौन कौन से हैं उसके, डायग्नोस्टिक सिस्टम है, और जो अलग अलग सिस्टम है मान के चलते हैं हम। इसमें किस में पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट में, और मैनेजमेंट में भी लाइब्रेरी एज ए सिस्टम के तौर पर पढ़ रहे हैं। और लाइब्रेरी मैनेजमेंट में आपको बताया था मैंने, फाइनेंस है, ठीक है। और फाइनेंस में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, फिर ये सब चीज़ें आती रहेंगी। फिर PEMST पढ़ते हैं, यानी कि पोस्ट कॉर्प हो गया। पोस्ट कॉर्प का आपको बता ही दिया था, लूथर गुलिक आपको पता है ना, पोस्ट कॉर्प, लूथर गुलिक और एल लुरिक्स। और पोस्ट कॉर्प की फुल फॉर्म क्या है भाई, देखिए आपसे पूछा जाए तो पोस्ट, POSD, पोस्ट, CORB, पोस्ट कॉर्प की फुल फॉर्म क्या है। तो P अलग है, O अलग है, S अलग है, D अलग है, और ये PO एक जगह है। मतलब 7 अक्षर हैं, तो 7 में P से क्या है, प्लानिंग, O से क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, S से क्या है, स्टाफिंग, D से क्या है, डायरेक्टिंग, O से क्या है, CO से क्या है, कोऑर्डिनेशन, R से क्या है, बताइए जल्दी बताइए। मैंने बता चुका, रिपोर्टिंग। भाई रिपोर्टिंग कल हमने पढ़ा था, यानी कि इससे पहले वाले के। और आखिरी है बजटिंग, यानी कि इन सब को, पोस्ट कॉर्प को याद कर लेना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, PERT, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसे करते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को पढ़ते हैं। अब आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यानी कि अब क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और इसमें भी क्या पढ़ना है, PERT पढ़ना है। तो PERT की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, PERT फुल फॉर्म क्या है। PERT की फुल फॉर्म क्या है, प्रोजेक्ट, PROJECT, ठीक है। प्रोजेक्ट, इवोल्यूशनिंग एंड रिव्यू टेक्निक। ये है PERT की फुल फॉर्म। याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। PERT की फुल फॉर्म, प्रोजेक्ट एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक है। अब आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइब्रेरी साइंस में और मैनेजमेंट के तौर पर हमें क्यों पढ़ना होता है भाई। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है, किसी भी चीज़ को मैनेजमेंट के तौर पर, एक कार्य को सफल करने के लिए उसका प्रोजेक्ट बनाया जाता है, यानी कि एक खाका तैयार कराया जाता है। एक प्रोजेक्ट के तौर पर हमें उसमें क्या क्या चीज़ दर्शानी है वो दिखाई जाती है। तो तभी आपको जान लीजिए, ये है आपकी लाइब्रेरी, ये आपका घर है मान लीजिए, ठीक है। ये 100 गज का घर है, ठीक है। आपको आप कोई आर्किटेक्टर पकड़ा आपने, उसे कह दिया कि इसमें 2 कमरे बनने हैं, इस तरह से बनना है, ये बनना है, वो बनना है। आपने उसे बना दिया, उसने आपको एक खाका तैयार करके दिया, यानी कि एक प्रोजेक्ट बना के दिया, या फिर एक 3D मॉडल तैयार करके दे दिया। और आपने उसे कह दिया कि, उसने दिखा दिया कि हाँ सर ये इस तरह से बनेगा, आपने भी कह दिया हाँ अच्छा बनना है। तो वो प्रोजेक्ट जब पूरा कंप्लीट होगा तो वो प्रोजेक्ट किस में आएगा, मेन में आएगा। और उससे पहले मैनेजिंग करी जाएंगी, यानी कि सारी चीज़ें करी जाएंगी। तो प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट जब टेक्निक होगी और वो करेगा, आर्किटेक्चर करेगा, यानी कि सब चीज़ जो है एवोल्यूशन और उसका रिव्यू टेक्निक, सब चीज़ें आ जाएंगी इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। अब PEMST के साथ साथ ये क्या है, PERT क्या है, PERT is approaching technology which is use of the project
वेयर द टाइम रिक्वायर्ड एंड नीड कंप्लीट डिफरेंस एक्टिविटीज़, यानी कि क्या करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यही काम होता है कि कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम रिक्वायर्ड है, कितना एक्टिविटीज़ कंप्लीट होती है, कैसे कैसे एक्टिविटी होगी, शेड्यूल कितना होगा, ऑर्गेनाइजेशन कितनी होगी, इंटीग्रेशन कितनी होगी, एक्टिविटीज़ कितनी होगी, ब्लूप्रिंट क्या है उसका, ये टेक्निक किस तरह से इफेक्टिव कर रही है, ये सब जब चीज़ें आती हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इवोल्यूशन होता है। यानी कि इसमें क्या क्या आएगा आपका, इसमें सबसे पहला आएगा आपका टाइम, कितना टाइम लग रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में टाइम रिक्वायर्ड है। फिर आता है आपकी एक्टिविटीज़, यानी कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी इसके अंदर। फिर आपका ब्लूप्रिंट है, ब्लू प्रिंट, टेक्निक, यानी टेक्निक्स क्या क्या लग रही हैं, टेक्निक, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है, शेड्यूलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइज। फिर आएगा शेड्यूलिंग, यानी कि इन सब चीज़ों को मिलाकर आपका बनता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी यानी कि ये जो PERT पढ़ रहे हो और PERT में भी यही चीज़ें होती हैं। PERT एज द अप्रोच ऑफ द टेक्निक विच इज़ द यूज्ड ऑफ द फॉर द प्रोजेक्ट वेयर द टाइम रिक्वायर्ड need of the complete different activities are the known as PERT is a measure applied for the scheduling, organization, and integration of the difference between the technique within a project. It provide the blueprint of project is effective technique for the project evolution. यानी कि ब्लूप्रिंट एक तरह से देने को ये कह रहा है कि उसका सभी चीज़ों का, यानी कि उसकी एक्टिविटी, उसका टाइम, ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट टास्क, प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट, ये सब चीज़ों का इफ़ेक्टिव टेक्निक सबका प्रोजेक्ट इवोल्यूशन होता है, तो वही कहलाती है PERT। समझ में आ गया होगा आपको। और अगर नहीं आता आपको समझ में, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ नहीं आता है तो आप फिर दोबारा मैसेज कर दीजिएगा, इसके नीचे आपको कमेंट का जो सेक्शन मिलता है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। अब आती है डिसीजन टेबल। अब डिसीजन टेबल का मतलब क्या है, कोई बता सकता है डिसीजन टेबल क्यों? अब आप सोच रहे होंगे क्या पढ़ा रहा है, कहाँ से लाइब्रेरी में डिसीजन टेबल आ गई, कहाँ से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ गई। देखिए आपने मैनेजमेंट का एक बुक पढ़ी है पूरी की पूरी, चाहे भले ही आपको आज वो याद ना हो, बिलीव में मैनेजमेंट का पार्ट है, और मैनेजमेंट के पार्ट में हम जो पढ़ते हैं वो ये चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। मेनली थोड़ी बहुत चीज़ें हम जो अब पढ़ रहे हैं वो पढ़ लेंगे, क्योंकि जो 5वीं यूनिट जो अब शुरू हो रही है ये वाली सिस्टम एनालाइज एंड डिज़ाइनिंग, ये जो है लाइब्रेरी की बिलीव में है ही नहीं, तो बच्चों को दिक्कत होगी इसमें। और दिक्कत क्यों होगी और ये टॉपिक में डाला क्यों गया है भाई, मैनेजमेंट का इन्होंने पूरा का पूरा मैनेजमेंट उठा दिया है, और मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें आती हैं। मैनेजमेंट जब आप मैनेजमेंट पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें होगी। अब जो छठा पार्ट है यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये पढ़ना था हमें, ये है 7वां भी स्टॉक क्लियरेंस वाला भी सेक्शन है, तो ये सब चीज़ें हमारी लाइब्रेरी में आपने पढ़ी भी हैं। पर जो 5वां जो है सिस्टम एनालाइज एंड डिज़ाइनिंग, ये नहीं पढ़ा है, तो उसमें कोई भी चीज़ें आपको समझ में इसलिए नहीं आ रही है। थोड़ी बहुत जो चीज़ें समझ में आ रही है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, जिससे आपको भी चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि पुराने वे से भी लेकर चलना है, पुरानी चीज़ें आपको जब लाइब्रेरी में पढ़ी है उस वे से भी लेकर चलना है। चलिए अब आता है डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल का सीधे सीधे मतलब ये है आपको, इन ए डिसीजन टेबल इंक्लूड ए टेबल, यानी कि एक टेबल होती है। आपने एक्सेल में टेबल देखी है, इस तरह से टेबल बनी होती है, ये टेबल बनी होती है, और इसमें आप एंट्री करते हो, तो वही टेबल क्या है, डिसीजन टेबल है आपकी। याद रखना, इन डिसीजन टेबल इंक्लूड ए टेबल नोन एज द ऑर्गेनाइज्ड ए spreadsheet format, use the column and row. The table is dividing into two parts.
याद रखना 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है ये टेबल। भाई एक रो होती है, एक कॉलम होता है। रो एंड कॉलम 2 चीज़ें हैं, एक रो हो गई, एक कॉलम हो गया। अब रो और कॉलम जब डिसीजन टेबल में होगा, एक उसमें क्या होगा, रो कॉलम, जैसे यहाँ पर आपने कुछ लिखा और यहाँ पर आपने कुछ लिखा, तो रो एंड कॉलम ये चलता रहता है। रो एंड कॉलम में जब चीज़ें हम पढ़ते हैं, अब रो और कॉलम में जब एक्सटर्नल डाटा या फिर इस तरह की चीज़ें आती हैं इंटरनली, तो हम पढ़ते हैं क्या, रो एंड कॉलम। ये है रो एंड कॉलम, ये दोनों चीज़ पढ़ी, यही आपकी डिसीजन टेबल है। और कोई लंबी चौड़ी टेबल नहीं है। जो एक्सेल की जो टेबल बनती है उसी को डिसीजन टेबल कहा जाता है। ये एग्जाम्पल है आपके सामने, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। डिसीजन टेबल इज़ अ कंप्लीट मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, डिफरेंट यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ, डिफरेंट सेट, डिफरेंट टाइप, डिफरेंट एग्जाम्पल, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो डिसीजन टेबल में आएगी। अब समझ में आ गया डिसीजन टेबल क्या है? बच्चे परेशान हो रहे थे डिसीजन टेबल क्या है, डिसीजन टेबल क्या है। डिसीजन टेबल जो है यही आपकी जो स्प्रेडशीट है, यानी कि एक्सेल की जो शीट है वही आपकी डिसीजन टेबल है, ठीक है। चलिए, और इसे हम लाइब्रेरी में कहाँ बनाते हैं, कोई बता सकता है? जब आपने एंट्री करी होगी बुक की एंट्री करी है, तो एक्सेल में एंट्री होती है कि नहीं होती? और एक्सेल में ही उसका नंबर डाला जाता है, बुक का नंबर, बुक का नाम, ये सब चीज़ें एक्सेल में शीट में बनाते चल जाते हैं। भाई हर कोई CDS IS पर काम नहीं करता, SOUL सोल पे काम नहीं करता। तो बहुत सारे एक्सेल पर इस तरह से डाटा को रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। पहले में तो आ जाता है उसका ACC नंबर, ठीक है, फिर उसका नाम, बुक का ऑथर का नाम, पब्लिकेशन, उसका नंबर, जो नंबर पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें लिख के, मतलब उसका कॉस्ट वॉस्ट सबका एक में आ जाता है। आपने बुक दी, मान लीजिए XYZ बुक दी किसी को, तो उसमें डेट डल जाएगी और ये सब चीज़ें डल जाएंगी कितनी तारीख को। और वो अलर्ट, एक्सेल में अलर्ट करने का भी ऑप्शन आता है जब आप समझोगे, जब आप चीज़ों को लेके चलोगे, ठीक है। तो ये आ गया डिसीजन टेबल। चलिए अब आते हैं डिसीजन टेबल के बाद परफॉर्मेंस इवोल्यूशन एंड स्टैंडर्ड्स। भाई परफॉर्मेंस इवोल्यूशन स्टैंडर्ड, ठीक है। अब इसकी क्या ज़रूरत आ गई हमें, कोई बता सकता है कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ गई कि परफॉर्मेंस इवोल्यूशन स्टैंडर्ड बना दे। ये आपका मकान है, ठीक है, आपके ग्रैंडफादर ने बनाया था, ठीक है, फादर रहे, आप भी रहे। अब उसकी जो चीज़ें हैं वो उस स्टैंडर्ड की, यानी कि आज के वर्तमान स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं चल रही है वो चीज़ें, तो क्या आप उसको रिन्यूएट नहीं करोगे? क्या उससे, क्या नाम, उसका एडवांस वर्जन में नहीं लाओगे? यानी कि पहले लगा हुआ था यहाँ पे हत्ती वाला नल का, अब आपको समरसेबल की ज़रूरत है नहीं है, या फिर आपको जो गवर्नमेंट से पानी आ रहा है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से, यानी कि परफॉर्मेंस एवोल्यूशन एंड स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड्स चले आ रहे हैं, यानी कि एक स्टैंडर्ड, मान लीजिए आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, KVS में ही पढ़ा रहे हैं, चलिए KVS में आप टीचर हो, लाइब्रेरी के टीचर नहीं, टीचर हो, तो आज लग गया लॉकडाउन, तो क्या आप घर पे बैठ के नहीं पढ़ाओगे? स्टैंडर्ड इन्हेंस करें, और जब स्टैंडर्ड इन्हेंस करे तो उनको चीज़ों को भी इन्हेंस करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें होती है परफॉर्मेंस इवोल्यूशन स्टैंडर्ड। और परफॉर्मेंस इवोल्यूशन स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि जो परफॉर्मेंस है उसको इवोल्यूट करा जाए, यानी कि पूरा देखा जाए कि ये सब चीज़ें बच्चों के लिए हो रही हैं कि नहीं हो रही। अब हम चल रहे हैं लाइब्रेरी के तौर पर, तो लाइब्रेरी में भी यही है कि परफॉर्मेंस जो है वो चल रही है कि नहीं बच्चों के अकॉर्डिंग। भाई बच्चों के अकॉर्डिंग चलेगी तभी तो क्या करेंगे, सिस्टम चलेगा। और इसमें आ जाता है MIS। MIS का मतलब क्या है, मैनेजमेंट
इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपको पता ही है कंप्यूटर से चलता है, बिहेवियर है, ऑपरेटिंग रिसोर्स है, अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट है। यानी कि पहले आप इसे समझ लीजिए, परफॉर्मेंस एवोल्यूशन का मतलब ये है जितनी भी परफॉर्मेंस है, यानी कि इस लाइब्रेरी की जितनी परफॉर्मेंस है उसके स्टैंडर्ड्स, यानी कि स्टैंडर्ड जो हैं उसको देखना, फिर उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से उसके कार्य को करना। और फिर आता है आपका MIS। MIS के मतलब ये है, MIS की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये है इसकी फुल फॉर्म। अगर आपसे पूछे जाए MIS की फुल फॉर्म क्या है, MIS की वो मत लगा देना जो पोस्ट ऑफिस वाला MIS है। बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कभी पोस्ट ऑफिस वाला MIS बना दिया, उसमें मत चले जाना। तो ये आपको समझ में आ गया MIS की फुल फॉर्म क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट टाइम एंड मोशन स्टैंडर्ड। चलिए अब इसे चलते हैं, ये फुल फॉर्म आपने नोट कर ली तो यहाँ पर लेके चलते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या मेजरमेंट। अब परफॉर्मेंस मेजरमेंट की क्यों जरूरत है भाई? पहले हमने परफॉर्मेंस क्या पढ़ लिया, इवोल्यूशन स्टैंडर्ड पढ़ लिया। अब मेजरमेंट की क्यों जरूरत है भाई? परफॉर्मेंस का मेजरमेंट इसलिए ज़रूरी है कि आज आपने की लाइब्रेरी का 1000 बच्चे हैं और 1000 आपका रेवेन्यू हो रहा है, कल आपका 2000 हो रहा है, फिर उसके अगले महीने 3000 हो रहा है। तो ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट का मतलब यही है कि आपकी परफॉर्मेंस डे बाय डे इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। आप मान लीजिए आपने दुकान खोली और दुकान में अगर आपको प्रॉफिट होगा तभी तो आप उसी चीज़ को चलाओगे, नहीं तो अगले दिन धंधा बंद करके नहीं बैठोगे। तो ऐसे ही होती है लाइब्रेरी का मैनेजमेंट। लाइब्रेरी का HRM यही कहता है, अगर हमारी लाइब्रेरी यहाँ से ये ग्राफ यहाँ से यहाँ चल रहा है तो ठीक है, अगर ये ग्राफ यहाँ से यहाँ हो रहा है, यहाँ से यहाँ इस तरह चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी आउटसोर्सिंग या फिर हमें उसके मैनेजमेंट को इस तरह से बेहतर करना है कि वो ग्राफ एक ही वे में ऊपर उठता हुआ चले। ठीक है, मान लीजिए अगर आज आपको 1000 रुपये का माल लगा रहे हो किसी भी दुकान में, तो 1000 रुपये से 2000 रुपये या 1500 रुपये तो कमाने होंगे कि नहीं होंगे। और ऐसे ही लाइब्रेरी में अगर आप उसका बिल है, उसकी चीज़ें हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग जो उसमें काम कर रहे हैं यानी कि उसमें टीचर्स हैं या फिर जो भी लाइब्रेरी में काम कर रहा है उनकी भी तनख्वाह, सब मिला के अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो क्या वो लाइब्रेरी ग्रोइंग अप है? नो। लाइब्रेरी ग्रोइंग अप यही कहता है कि सब चीज़ों को देखना चाहिए, लाइब्रेरी के मैनेजमेंट को देखना चाहिए, लाइब्रेरी की सब चीज़ों को देख के तभी उसके हिसाब से चलना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब आता है टाइम एंड मोशन स्टडी। चलिए पढ़ लेते हैं, टाइम एंड मोशन स्टडी। अब टाइम एंड मोशन स्टडी क्या है, कोई ये बता सकता है? देखिए, टाइम एंड मोशन स्टडी के बाद जब आती है तो आपको ये समझ में आता होगा कि ये, अब बहुत सारे बच्चे अब भी ये कह देंगे कि ये तो सिलेबस में है ही नहीं, ये चीज़ें है ही नहीं। भाई जो टाइम एंड मोशन स्टडी है, कार्य दक्षता को मापने की तकनीक जो है, वो समय यानी कि एक तकनीक किसकी है? पहली बात तो मोशन स्टडी जो है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, चलिए इसे हिंदी में कहेंगे, इसे कहेंगे समय समय इसे कहेंगे समय गति अध्ययन। ठीक है, तो इसे कहेंगे समय गति अध्ययन। तो ये होता है यानी समय गति अध्ययन कार्य दक्षता को मापने की एक तकनीक है। ठीक है, क्या है? समय गति अध्ययन कार्य
दक्षता को मापने की एक तकनीक है। यह तकनीक फ्रेडरिक विनिस्लो टेलर के समय अध्ययन तथा और लियन गिलवर्थ के गति अध्ययन को मिलाकर बनी है। समय गति तकनीक वैज्ञानिक प्रबंधन का बहुत बड़ा अंग है। समझ में आ गया आप? तो भाई क्या है तकनीक? कार्य दक्षता को मापने की एक तकनीक है। सीधे सीधे एक शब्द में कहें तो कार्य दक्षता को मापने की एक तकनीक है। और कार्य दक्षता किस में आ गई? हमारी मैनेजमेंट में आ गई। यानी मैनेजमेंट के जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट को समय की तकनीक मापने की एक तरह से तकनीक मानी जाती है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे आता है SWOT। अब SWOT क्या है? SWOT स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ये है आपकी SWOT। ठीक है। अब SWOT मैनेजमेंट में क्या करता है? यानी सिस्टम एनालाइज। भाई हर कार्य को करने के लिए स्ट्रेंथ भी चाहिए, वीकनेस देखें, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है। आपने एक लाइब्रेरी लगाई या फिर आपने एक दुकान लगाई, दुकान से जल्दी समझोगे आप, ये बिजनेस है आपका। स्ट्रेंथ क्या है? यानी ताकत क्या है उस बिजनेस की, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है उस बिजनेस की, और थ्रेट क्या है। ये सब चीज़ें देख के ही तो आप करोगे। अब हमें स्ट्रेंथ पता है, अपॉर्चुनिटी पता है, वीकनेस और थ्रेट नहीं पता, तो क्या हम उस चीज़ को अच्छी तरह ले पाएंगे? नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें वीकनेस भी पता होना चाहिए। वीकनेस पता होगी तभी हम उस कार्य को पूरा, अगर आपकी वीकनेस आपको नहीं पता है तो आप क्या सक्सेस हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। अगर आपको वीकनेस पता होगी तभी आप उस चीज़ को, कमी को दूर करेंगे और दूर करने के बाद उसे स्ट्रेंथ बना दोगे। स्ट्रेंथ बना के उससे लड़के ख़त्म कर दोगे और सब चीज़ें। थ्रेट क्या है? यानी कि थ्रेट डर। डर का भी जब आपको पता होगा तभी तो आप चीज़ों को लेके चलोगे, तभी तो आप उन सब चीज़ों को साथ रहोगे। जब आपको डर का नहीं पता होगा तो क्या आप अपने डर पर काबू कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ये सिंपल सा टॉपिक है, ये आपको मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है, यानी कि HRM में बताया जाता है कि वीकनेस और थ्रेट। और देखिए सबसे पहले आपकी स्ट्रेंथ आप और अपॉर्चुनिटी पता होनी चाहिए कि इससे अपॉर्चुनिटी क्या क्या मिलेगी। भाई आपने KVS में जॉब कर ली, ठीक है, जॉब करने के बाद स्ट्रेंथ क्या, यानी स्ट्रेंथ क्या है और अपॉर्चुनिटी क्या मिलती है? बहुत सी जगह आप मान लीजिए कैंट में है, कैंट में आप कैंटीन फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं, सारी गवर्नमेंट फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं, छुट्टी आपको सारी मिलेंगी, कहीं भी घूम सकते हैं पूरे इंडिया में, HRA सब मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इसकी अपॉर्चुनिटी और ये सब चीज़ें आप देख के तभी तो आप इस जॉब में आए, नहीं तो आप क्या करते? प्राइवेट भी कर सकते थे। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आती हैं इम्पोर्टेंट। अब लास्ट बचा है आपका DFD। भाई DFD क्या है? डाटा फ्लो डायग्राम। ये मैंने आपको पहले भी करा चुका हूँ, तो ये आपको पता ही होगा। देखिए डाटा फ्लो डायग्राम ऐसे होता है, यह है स्टार्ट,
इन, इफ़, इन, यानी कि जैसे आपने फ्लो चार्ट पढ़ा था वही डाटा फ्लो डायग्राम के तौर पर पढ़ा जाता है। इसका इसका रोल क्या है, अगर आपसे कोई पूछे इसका रोल क्या है, भाई डाटा जो है, डाटा फ्लो का रोल क्या है, डाटा फ्लो डायग्राम का रोल क्या है, जब आपसे ये पूछा जाए तो ये ध्यान रखना, डाटा फ्लो जो डायग्राम है वो एक मैपिंग का काम करता है। वो इन्फॉर्मेशन को इन प्रोसेस और सिस्टम के द्वारा, यानी किस में दिखा रहा है, भाई क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, इसमें सर्कल भी होते हैं, रेक्टेंगल भी होते हैं, एरो भी होते हैं, पोजीशन भी होती है। और डाटा फ्लो डायग्राम का मतलब ही यही है कि जब चीज़ों को सुव्यवस्थित तौर पर किससे दिखा रहा है, 3D तौर पर नहीं, पर एक अलग चीज़ें के द्वारा, यानी डायग्राम के द्वारा इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहा है। वेन डायग्राम, यानी कि सिस्टम जो है वो किसको डिफाइन कर रहा है, सिस्टम डिफाइन कर रहा है ट्रायंगल, सर्कल, एरो, प्लस माइनस, इनपुट आउटपुट, स्टोरेज डिवाइस, ये सब चीज़ें कर रहा है, हेक्सागोनल, इस तरह भी आपको चीज़ें मिलेंगी। तो ये जो चीज़ें हैं आपको, मान लीजिए आपने लिख दिया इफ़ एन ए बटे 2 बी 2/4 इज़ 4 - 5, मतलब XYZ कुछ भी लिख दिया आपने, तो क्या आप इसे अच्छी तरह मानोगे, या फिर स्टार्ट, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिख दिया हमने, इसमें फ्लो चार्ट में लिख दिया स्टार्ट इफ़ एन इज इक्वल टू इतना, इतना इतना इतना, मतलब रिजल्ट के तौर पर लिख दिया, तो वो कौन सा इफेक्टिव माना जाएगा ये वाला जो हम किस में पढ़ते हैं, DFD, यानी कि डाटा फ्लो डायग्राम में। डाटा फ्लो डायग्राम का मतलब ही यही है कि वो आपको एक इफ़ेक्टिव तौर पर इफ़ेक्टिव रिलेशन बनाकर, यानी कि इंटर रिलेशन कनेक्टिविटी सबको लेकर चलकर अच्छी तरह से आपको समझा दे। ठीक है बच्चों, ये था आपका सिस्टम एनालाइज डिज़ाइन का टॉपिक, आपका पूरा कवर हो गया। अब आते हैं 6 नंबर पर, यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये अब आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आपको बनेगा मंडे को, ठीक है, क्योंकि कल मेरा पेपर है, और कल मेरा पेपर है तो शायद मैं लेट हो जाऊं और वीडियो टाइम पर ना मिल पाए, तो कल आपको वीडियो मेरी नहीं मिलेगी, रितु मैडम की वीडियो मिलेगी। यानी कि रितु मैडम की वीडियो जो है वो आपको मिलेगी, और वो लाइब्रेरी की जो वीडियो क्या है, थ्योरी की जगह जो क्वेश्चन करा रही है वो आपको मिलेंगे। मेरी वीडियो नहीं मिलेगी, रितु मैडम की वीडियो मिलेगी। तो आप चैनल पर बने रहें, और चैनल पर जो थ्योरी का सेक्शन जो है, ये आप टेंशन मत ले, थ्योरी का सेक्शन अब कुछ नहीं बचा, बस ये लास्ट यूनिट, मतलब ये यूनिट के बाद इन्फॉर्मेशन सोर्स आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन सोर्स आ जाएगा लाइब्रेरी यूज़र, मतलब मैक्सिमम मान के चलते हैं, हमने 28 तारीख की बात करी, 28 से पहले ही आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपको समझ में आ जाए। एक एक चीज़ों को लेके चल रहा हूँ, आपको उस चीज़ें थोड़ी सी इसलिए लेट हो रही हैं। औरों की तरह एक दिन में आपको सारा सिलेबस कवर करा देता तो वो कहीं ना कहीं बेटर नहीं बैठता। जो चीज़ें हैं वो समझाई जा रही हैं, तो इसका आप भी फ़ायदा उठाएं, और जो और दोस्त हैं आपके उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए गए। ठीक है, कल मैं जब पेपर दे आऊँगा तो आपको मतलब मंडे वाली वीडियो में बता भी दूंगा कि पेपर किस तरह का रहा। वैसे पेपर असिस्टेंट कमांडेंट वाला जो है, असिस्टेंट कमांडेंट बोला, असिस्टेंट कमिश्नर वाला जो KVS वाले में, और प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का जितने भी दोस्त हैं उन्होंने सुना है, और जितने भी जिनको भी मैंने बात करी है वो ये कह रहे हैं पेपर मॉडरेट आ रहा है। तो इसी तरह से अपने लाइब्रेरी का भी ध्यान रखना, कल और पता चल जाएगा TGT का पेपर, और PRT का जब मैं पेपर दूंगा तो उस हिसाब से मैं बता दूंगा आपको कि लाइब्रेरी का भी पेपर किस तरह का आएगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रितु मैडम की क्लास आपको मिलेगी, परेशान ना हो कि आप ये सोचेंगे कि कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी। रितु मैडम की क्लास मिलेगी, थ्योरी सेक्शन में आपको कराई दे रहा हूँ, तो रितु मैडम की क्लास आपको मिल ही जाएगी। ठीक है बच्चों, जैसे आपके दोस्तों का यानी कि साइको वालों का सिलेबस कंप्लीट हुआ है ना, ऐसे ही आपका एग्ज़ाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करने का वादा मैंने कर रखा है, तो आपको कंप्लीट करके दूंगा चैप्टर वाइज, यानी कि एक एक टॉपिक कराने में। देखिए, कोई भी आप चाहे
यूट्यूब पे कहीं भी देख लीजिए, एक एक टॉपिक इस हिसाब से नहीं कराया जिस हिसाब से आपका सिलेबस है। मैं आपको सारे टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको विश्वास रखना पड़ेगा और मुझे भी अपने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन पर विश्वास रखना पड़ेगा। यानी कि लाइब्रेरियन का मतलब यही है, हमें ये एक संगठन के रूप में जुड़ना है और जुड़कर ये दिखा देना है कि लाइब्रेरियन की भी पावर है, हम अलग नहीं है। हम जो ये कहते हैं कि लाइब्रेरियन एक स्कूल में एक लाइब्रेरियन होता है, उसकी कोई कास्ट नहीं, यानी कि कोई कास्ट का नहीं, मतलब वो लाइब्रेरियन का भी काम कर सकता है, क्लर्क भी ये है, उसका मानना ये है, समाज का मानना ये है। तो हमें दिखा देना है हम एक संगठन है और संगठन में हम कितने मजबूत हैं। इसलिए तो कहता हूँ आप जुड़िए, औरों को भी जोड़िए मेरे से, जिससे हम एक पावर में चल सकें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।